Good morning, students. Today we are going to start civics. We have completed two chapters in history, two in geography. Now we start chapter first in civics. देखो civics में क्या होता है. civics में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम पॉलिटिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ होता है. ठीक है. हमारा फर्स्ट चैप्टर है वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है. इसका मीनिंग ये होता है संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है. संविधान. अब आप पूछोगे मैम संविधान क्या होता है. तो देखो किसी देश के आधारभूत जो विधि विधान होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं. किसी चीज़ के रूल रेगुलेशन सब उस संविधान के अंदर एक्सप्लेन किए हुए होते हैं. यस. नाउ वी स्टार्ट वर्ड टू वर्ड. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग लिखो संविधान. आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना एक संविधान है. वाइल ऑल यानी आमतौर पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. आमतौर पर लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास अपना एक संविधान ज़रूर होगा. डेमोक्रेटिक कंट्रीज इसका मीनिंग लिखो लोकतांत्रिक देश. अब आप पूछोगे लोकतांत्रिक देश क्या होता है. लोकतांत्रिक देश उसे कहते हैं जिसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है. रिप्रेजेंटेटिव को किसके थ्रू चुना जाता है. जनता के द्वारा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अब संविधान होते हैं वो सभी देश लोकतांत्रिक देश होंगे. आगे देखो. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज. कॉन्स्टिट्यूशन कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है. सेवरल पर्पज होता है कई उद्देश्य. फर्स्ट देखो अंडरलाइन करोगे स्टूडेंट्स आप यहाँ से फर्स्ट से लेके लीव इन तक. फर्स्ट इट लेज आउट. लेज आउट का मीनिंग लिखो सूत्रबद्ध करना. लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्रीज दैट वी सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. इसमें देखो पहला यह दस्तावेज होता है. आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं. ठीक है. ये जो होता है ये सूत्रबद्ध करता है बेटा नियमों को. आगे देखो पुट अनदर वे. यदि हम दूसरे यानी संविधान यह बताता है. पुट अनदर वे कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस. संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है. टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. संविधान हमें क्या बताता है कि हमारे देश का जो मौलिक नेचर है मूलभूत जो स्वरूप क्या है. आगे देखो ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़. एक देश जो होता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बना होता है. डिफरेंट कम्युनिटीज़ का मतलब होता है अलग अलग समुदायों से अलग अलग समूहों से मिलकर बना हुआ होता है. डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु हैव शेयर सर्टेन बिलीव. सबके अपने अपने निश्चित विश्वास होते हैं. बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज़. उनके बीच कई बातें समान होती है. कई ज़रूरी नहीं है कि सारे एक दूसरे के मुद्दे पर सहमत होते. क्योंकि बेटा सबका एक सर्टेन बिलीफ होता है. सर्टेन बिलीफ का मीनिंग होता है पर्टिकुलर विश्वास होना किसी चीज़ को लेकर. निश्चित विश्वास होता है. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान या हर कम्युनिटी एक चीज़ पर सहमत हो जाए. वो हम इंडिया के अंदर कॉन्टिन्यूसली देख ही रहे हैं. आगे देखो. ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स serve as a set of rules, parties, principles that all person in a country can agree upon as a basis of the way which they want the country to be governed. अंडरलाइन करो आप यहाँ से A से लेकर गवर्न तक. संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है. अब आपसे कोई पूछे तो इसकी डेफिनेशन है ये. संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं. इसके ज़रिए न केवल हम यह तय करते कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों को भी साझी समझ विकसित करते हैं. ए कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल को सेट करता है. ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ द वे. एक तरीके से एक बेसिस होता है एक रास्ता होता है विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. जिससे हमारी कंट्री को चलाया जा सकता है. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन बेसिस.
इसके ज़रिए न केवल हम यह तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ हम विकसित कर सकते हैं। दैट ऑल बिलीव द कंट्री शुड बी अपहोल्ड, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये ए कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अप गवर्न तक और फिर दिस से लेकर अपहोल्ड तक आप अंडरलाइन करें। अब देखो स्टूडेंट, ये साइड में एक पोर्शन है, मैं इस पोर्शन को समझाती हूँ क्या है ये। देखो 1934, पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अधिकृत नीति को शामिल किया गया। बेटा संविधान सभा की मांग की गई और 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी हमारी, संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति से शामिल किया गया। In 1934, the Indian National Congress made for the demand for Constituent Assembly. Constituent Assembly का मीनिंग लिखो संविधान सभा। During the Second World War, that is assertion, इसका मीनिंग होता है अधिकृत नीति। For independent Constituent Assembly formed only for Indian gained momentum in this was the convened in December 1946। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। कौन से विश्व युद्ध के दौरान? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन कर लिया गया। क्या हुआ? संविधान सभा का गठन कर लिया गया। अब देखो संविधान सभा के बेटा दृश्य को दर्शाया गया। आगे देखो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 49, यहाँ से आप अंडरलाइन करो, बिटवीन से लेकर के 49 तक आपके संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया है, यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया तक आप अंडरलाइन करें। मैं इसको बताती हूँ आपको। 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, 46 से लेकर 49 तक। अब देखो बेटा 150 ईयर्स, देखो आफ्टर 150 ईयर्स ब्रिटिश रूल, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद ए ग्रेट आइडियलिज्म, द फ्रीडम स्ट्रगल हेल्प द प्रोड्यूस। आखिरकार देखो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। देखो संविधान सभा बेटा एक बहुत बड़ी सभा थी और इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड थे, लेकिन उन्होंने आदर्शों को रखते हुए संविधान सभा का गठन किया। ये इसके अंदर इसकी हिंदी है। आगे भी हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम चलते हैं। लेट्स अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी मीन बाय द थ्रू द टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अब बेटा इसमें नेपाल का एग्जाम्पल दिया गया है, नेपाल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि नेपाल के अंदर क्या क्या होता है। नेपाल के अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। देखो साइड में आपको एक पोर्शन दिया हुआ है, इसके अंदर नेपाल की सारी हिस्ट्री बताई गई है। देखो 1990 में एक संघर्ष होता है। संघर्ष के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। फिर ये स्थापना कब तक रहती है? 2002 तक, यानी 12 साल नेपाल के अंदर स्थापना रहती है किसकी? लोकतंत्र की। फिर क्या होता है? 2002 के अंदर ज्ञानेंद्र नाम के एक राजा सत्ता में आते हैं और 2005 तक वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं वो राजा। इसके बाद लोग संघर्ष करते रहे। 2006 में संघर्ष हुआ और 2008 के अंदर क्या हुआ? 2008 के अंदर राजतंत्र को खत्म करके नेपाल में वापस लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। अब देखो साइड में पोर्शन है, पहले इस पोर्शन को समझेंगे। देखो द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड ऑफ सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल की जो कंट्री थी, नेपाल देश है, नेपाल के लोकतंत्र में कई संघर्ष हो चुके थे। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted 12 years until 2002। 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक चली, यानी इन अक्टूबर 2002
तक ये व्यवस्था लास्ट 12 साल चली, 2002 तक। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र सिटिंग द Maoist uprising the countryside, his reason began talking over different aspects of government with the army's assistance. The king then finally took over the head of the government February 2005। अब देखो बेटा, राजा ज्ञानेंद्र कैसे आते हैं सत्ता में। नेपाल के अंदर राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में कैसे आएंगे? अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में कहा माओवादी संगठन के प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद में सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। फरवरी 2005 में राजा ने पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इन नवंबर 2005 द माओइस्ट जॉइंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन 12 पॉइंट एग्रीमेंट। और देखो क्या होता है इसमें, नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोग आगे देखो, इन बिट ऑफ 12 पॉइंट एग्रीमेंट का मीनिंग लो, 12 सूत्री कार्यक्रम। दिस एग्रीमेंट सिंगल टू लार्जर पब्लिक इन इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। इन 2006 दिस पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेमिंग इमेंस फोर्स। लेकिन क्या होता है कि जो 2006 तक जो जन आंदोलन था बेटा, वो अपने शिखर तक पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने क्या किया? आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। अब देखो, राजा को जब सत्ता में रहना था तो उसने छोटी मोटी रियायतें जनता को दी, लेकिन जनता ने उसे नामंजूर कर दिया था। आगे देखो, आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके देखो small concession 2007 the people movement the democracy began the gaining immense repeatedly refused the small concessions, छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया गया। That the king made the finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form of a government. In 2007 Nepal adopted interim constitution. The above photos show scenes पीपल्स मूवमेंट डेमोक्रेसीज। देखो 2006 के अंदर राजा क्या होता है, जो तीसरी संसद थी उसको बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 के अंदर राजतंत्र को खत्म करके नेपाल में वापस लोकतंत्र आ जाता है। 2008 के अंदर नेपाल में वापस लोकतंत्र आ जाता है। ये नेपाल की पूरी कहानी है जो यहाँ पर भी शो की गई है। लेट्स अस ट्राई द अंडरस्टैंड वी कैन मीन दिस थ्रू बाय द कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। हम लोग नेपाल की इन बातों को क्या मतलब है, यह समझने के लिए हम अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोनों घटनाएं भारत की सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। देखो, ए कंट्री दैट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया ऑन द नॉर्थ में है नेपाल, आपको पता है। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज द मोनार्की। नेपाल में क्या था बेटा? मोनार्की था। मोनार्की का मीनिंग होता है राजतंत्र। मोनार्की का मीनिंग क्या होगा? राजतंत्र। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैज़ बीन अडोप्टेड इन 1919। देखो, जो पीछे का संविधान था वो अडॉप्ट किया गया था 1990 के अंदर। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनली अथॉरिटी रेस्टेड विद किंग। इसके अंदर क्या होता है, जो आप देखोगे कि एक अंतरिम सरकार की मंजूरी दे दी थी नेपाल के अंदर। लेकिन जो नेपाल के अंदर बेटा क्या होता है, 1990 का जो संविधान था वो क्या होता है, लोकतंत्र की स्थापना का संविधान था। मैंने आपको बताया था लोकतंत्र की स्थापना का संविधान होता है, लेकिन बाद में किंग के पास संविधान चला जाता है। अब देखो, ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट फॉर सेवरल डिकेड्स। दशकों तक लोगों ने संघर्ष किया है। एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन 2006 और फिर 2006 they finally succeed in putting end of the power of the king। और संघर्ष वर्षों तक करते हुए नेपाल में 2008 के अंदर देखो 2006 में संघर्ष होता है
और सक्सीड होता होता आगे बढ़ता बढ़ता ये संघर्ष 2008 में क्या होता है, नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र की वापस स्थापना की जाती है। दे फाइनली सक्सीड पुटिंग द पावर्स ऑफ द टू द किंग। नाउ द पीपल हैव टू राइट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। अब लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे थे। इसी फलस्वरूप 2006 के अंदर आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल जाती है और डेमोक्रेसी की नेपाल में स्थापना होती है। The reason they do not want to continue the previous constitution because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and they have fought for। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक नया उन्हें एक संविधान चाहिए था। संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें भी आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। बेटा नेपाल के लोगों को वो संविधान चाहिए था। हर कंट्री में, हर देश में यही होता है, लोगों को वो संविधान चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग हो और रूल रेगुलेशंस उसमें सही हो, ऐसा संविधान चाहिए। बेटा इस पैराग्राफ की यही मीनिंग है जो मैंने आपको भी हिंदी बताई। डिकेड्स का मीनिंग दशक लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग संविधान लिख लो, एस्टेब्लिश सबको पता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग लोकतंत्र होता है और भी कोई टफ फोर्ट यानी लड़ाई होती है, मोनार्की राजतंत्र होता है, रेस्टेड यानी हटा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑफ ऑल टुगेदर। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल में भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। देखो बेटा, राजतंत्र में नियम अलग होते हैं, लोकतंत्र में नियम अलग होते हैं। मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था ना, राजतंत्र में किस तरीके के नियम होते हैं और लोकतंत्र में अब हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के नियम होंगे। अब जो हमारे देश में वो डेमोक्रेसी चल रही है, तो डेमोक्रेसी में किस तरीके के रूल हैं आप खुद भी देख सकते हो। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हमें हर तरीके का अधिकार दिए हुए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, तो सब रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं मोनार्की से। As the game of football, which the change the constitution rules will change the altogether. Nepal moving from monarchy to democratic government needs to change all constitutive rules. नेपाल चाहता था नेपाल के लोग के सारे constitutive rules चेंज हो in order to यूशर होता है बेटा प्रवेश इन न्यू सोसाइटी। वो न्यू सोसाइटी में प्रवेश करना चाहते थे। दिस इज वाई, क्योंकि द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। न्यू प्रोसेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि नेपाल के लोग नया संविधान चाहते थे अपने देश के लिए। द कैप्शन अलोंग साइड एलाबरेट नेपाल्स स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। यही कारण है कि नेपाल में क्या होता है, नेपाल के अंदर 2000 अपने देश के लिए नए संविधान बनाया, जो बेटा आपको ऊपर के चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और संविधान के जो पर्पज है वो भी उसमें शो हो रहे हैं, ऊपर वाले जो पिक्चर है उसमें। बेटा देखो, डेमोक्रेसी लाने के लिए इट इज़ नॉट इजी वे, कोई इजी वे नहीं होता, बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना होता है। अब देखो, सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट पर्पस तो इसके अंदर आपको शो हो गया, सेकंड पर्पस यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे। द सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि जो देश की, फॉर एग्जाम्पल देखो, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। शासन की बागडोर जो राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। पहले जो संविधान में रूल था मोनार्की के टाइम, उसमें क्या था कि राजा के हाथ में सारा शासन रहेगा। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट और पॉलिटिक, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राजव्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान की बहुत अहम भूमिका अदा होती है। आप सबको पता होती है ये चीज़। तो अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या होता है, आप अंडरलाइन करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर सोसाइटीज तक। ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए क्रूशियल इन लेइंग आउट
important guidelines that govern decision making within these society। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अहम भूमिका होती है, सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, एक निश्चित गाइडलाइन होती है, दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग, जिसमें डिसीजन मेकिंग ली जाती है विद इन दिस सोसाइटी, सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग, सोसाइटीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्णय को लिया जाता है। आगे देखो बेटा, ए से लेकर स्टूडेंट्स आप द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सोसाइटी तक अंडरलाइन कर लीजिए। सेकंड के आप लोग टिक लगा लेना, और इसमें लेइंग आउट, इट इज़ ए न्यू वर्ड, इसका मीनिंग लिख लो, टू अरेंज थिंग्स सिस्टमेटिकली, जो अरेंज थिंग्स होती है, सी दैम ईजीली, टू अरेंज थिंग्स सी दैम ईजीली, वी कैन सी दैम ईजीली, इसका मीनिंग होता है लेइंग आउट। आगे देखो, इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली on our behalf, however there is always possibility, डेमोक्रेसी में भी चूज़ आवर लीडर्स, हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। अब देखो, सो दैट, ताकि दे कैन एक्सरसाइज पावर्स, वे अपनी पावर्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबली, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी के साथ अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑन आवर बिहाफ, हमें ध्यान में रखते हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज़ देयर अथॉरिटी, कभी कभार ऐसा होता है कि मिस यूज़ किया जाता है अपनी अथॉरिटी का, सत्ता का, किसके द्वारा? राजनेताओं के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है अपनी सुरक्षा को रखते हुए, सेफ गार्ड, हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा, ये हमारी सुरक्षा, इन विकृतियों से बचाव का उपाय भी हमारे संविधान के अंदर हमें मिलता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब इस चीज़ को हम लोग एक क्लासरूम की सिचुएशन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो बेटा, इस एक्सप्लेन मैं वैसे कर देती हूँ। मैंने क्लास में किसी को मॉनिटर बनाया, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो बच्चों ने कहा मैडम इसको हटा दो आप इस मॉनिटर को, तो मैं उनसे मॉनिटर को सारी जस्टिस करके ध्यान में रखते हुए रूल रेगुलेशंस को, उस मॉनिटर को हटा दूंगी। उसी तरीके से हमारे संविधान के अंदर होता है, जो अच्छे से काम नहीं कर पाता तो हम उन्हें हटाने का पावर भी रखते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टुडे इज सफिशिएंट एंड रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।